अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है। बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम का मतलब है कि हमने यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करना। सर कंपोनेंट्स में क्या आता है? ऑब्वियसली कंपोनेंट्स में हमारे पास किडनीज आएंगे, यूरेटर्स आएंगे, यूरेथ्रा आएगी और ब्लैडर आएगा। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं किडनी से। अगर मैं किडनीज की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अहम एमसीक्यूज आते हैं। एक तो हमारे पास आपने किडनी के बारे में बात याद रखनी है कि किडनी की शेप क्या होती है जी। किडनी की शेप आपने याद रखनी है कि किडनी इज एन बीन शेप्ड ऑर्गन। उसके बाद सर इसके बारे में हमें क्या याद रखना पड़ेगा? बहुत ज़रूरी बात, इसका कलर। और जो कलर ऑफ किडनी है वो बेटा हमारे पास है जी रेडिश ब्राउन। तो जो किडनी है इनका कलर हमारे पास रेडिश ब्राउन होता है, बीन शेप्ड होती हैं। और एक अडल्ट और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होता है, किडनी का एक जोड़ा होता है। उसके साथ साथ आपने इनके वेट पर देखना है कि एक जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसके टोटल बॉडी वेट का अगर देखा जाए तो किडनी 1% से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अब 1% कम है, इसके बावजूद भी आप इनकी यहाँ से इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि 1% से भी कम बॉडी वेट के होने के बावजूद भी जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब इतना कम वजन होने के बावजूद भी कार्डिक आउटपुट का 20% खून किसको मिलता है जी? किडनीज को। कार्डिक आउटपुट का 20% खून किडनीज को मिल जाता है। अब उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास किडनीज अकाउंट फॉर डैश परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट किडनीज जो हैं वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए आ गया जी 0.5%, आपके पास ऑप्शन बी आ गया जी 0.75%, ऑप्शन आपके पास सी आ गया जी 1%, ऑप्शन आपके पास आ गया डी जी दैट इज 1.25%। जी इसका क्या जवाब होना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सिंपल बेटा, हमारे पास दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बुक कहती है जी लेस देन 1%। अब लेस देन 1% पर हमारे पास 0 पॉइंट जो है वो 1% तो गया, 1.25% भी गया, 0.5% सॉरी वो मुझसे जल्दी लग गया। तो 0.75 और 0.5% हमारे पास ऑप्शन बचते हैं। ये दोनों तो इसलिए काट गए ना कि लेस देन 1% बॉडी वेट है तो ये 1% या 1% से ज़्यादा। अब 0.75 और 0.5 में से कौन सा होगा? तो ये जी 0.5% इसका सही जवाब है। सर ये हमें कहाँ मिलेगा जी? बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक में बलोचिस्तान वालों ने पढ़ा होगा कि 0.5% हमारे पास जो किडनी का वेट होता है एज कम्पेयर टू द टोटल बॉडी वेट। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट किडनी जो है इज स्लाइटली लोअर एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट किडनी होती है उसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है जी, व्हाट इज दिस? लीवर। अब ये जो लीवर की प्रेजेंट होती है ना, ये थोड़ा सा पुश डाउनवर्ड कर देती है। ये जो प्रेजेंस ऑफ लीवर है ये क्या करेगी? ये पुश कर देगी डाउनवर्ड। ये किसको डाउनवर्ड पुश कर देंगी जी? ये डाउनवर्ड पुश कर देंगी बेटा, व्हाट इज दिस? ये डाउनवर्ड पुश कर देंगी, व्हाट इज दिस? किडनी को। कौन सी वाली किडनी को? व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली अभी हम पढ़ के आए हैं, ये राइट किडनी को डाउनवर्ड पुश कर देंगी। उसके साथ साथ किडनी का साइज याद रखना है आपने एनाटॉमिकली। जो लेंथ होती है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब इसी का हाफ हाफ करते जाना है तो विड्थ आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और एक नॉर्मल किडनी की जो थिकनेस है वो आपके पास कितनी होगी जी? दैट इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे चलें जी, किडनी की बात करें तो किडनी से हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब ये है कि किडनीज हमारे पास मौजूद होते हैं बैक वॉल ऑफ द एब्डोमेन में, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल में हमारे पास मौजूद रहेंगी जी किडनी। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी बातें हमने किडनी के बारे में कर ली। अब आगे चलते हैं और इन चीज़ों को मजीद आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम में थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने लगे। अब यहाँ पर मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ कि ये कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास दूसरा रीजन है, ये हमारे पास तीसरा रीजन है। ये 3 रीजन्स मैंने किडनी के हाईलाइट किए हुए। इन 3 रीजन्स को डिस्कस करने से पहले आप ये देखें यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ द थिंग कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जी हमारे पास ये इलाका।
अब इस इलाके को मैंने कॉर्टेक्स कह दिया, लेकिन इस इलाके के बाहर जो जगह मौजूद हैं, ये जगह एक जो है वो मौजूद मुश्तमिल होती हैं लेयर्स पर, तो जो प्रोटेक्ट कर रही होती है किडनी को। और अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देखूँ तो यहाँ पर कमोबेश 1 2 और 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। अब इन 3 लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने याद रखना है कि मैंने यहाँ पर रेनल कैप्सूल लिखा। अब रेनल कैप्सूल के बारे में एक बात याद रखनी है कि रेनल कैप्सूल इन 3 लेयर्स में से सबसे अंदर वाली लेयर है। क्या है जी? रेनल कैप्सूल सबसे अंदर वाली लेयर है और इसका सबसे बेहतरीन काम ये है कि ये हमारे गुर्दों को बचाता है प्रिवेंट फ्रॉम द व्हाट इज दिस। रेनल कैप्सूल का एक ही काम है जी, ये सबसे बड़ा बैरियर है फ्रॉम द पैथोजेंस, ये इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। अब जैसे ही आप बाहर की जानिब आएंगे, दूसरी लेयर आपको नजर आ रही है। ये दूसरी लेयर हमारे पास मुश्तमिल होती है किसके ऊपर बेटा? व्हाट इज दिस? एडिपोज कैप्सूल। अब नाम से ही जाहिर है एडिपोज, तो अगर यहाँ पर वर्ड में एडिपोज लिख दूं तो आप सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लफ्ज एडिपोज आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है? फैट। और हम जानते हैं कि फैट हमारी बॉडी में एक फंक्शन काम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास मेरे बच्चों क्या होती है? इंसुलेशन। तो ये जो मैंने आपके सामने लेयर बनाई ना एडिपोज कैप्सूल की, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है जी? ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद जी ये आउटर मोस्ट लेयर आ गई, ये आउटर मोस्ट लेयर है जी रेनल फैशुआ। और रेनल फैशिया क्या करती है? इसका सबसे बेहतरीन काम ये है कि ये अटैच करती है जी गुर्दों को, किसके साथ? हमारे पास गुर्दों को अटैच करती है एब्डोमिनल वॉल के साथ। और किसके साथ अटैच करती है? या आप देख सकते हैं कि अटैच करती है विद अदर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ये चीज़ इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा हम इसको डिस्टिंक्ट कर देते हैं। डिस्टिंक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये एडिपोज वाला फंक्शन थोड़ा सा क्या कर देते हैं जी? सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमने इसकी लेयर्स पढ़ी, जिनमें सबसे अंदर वाली रेनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, और उसके बाद हमारे पास आ गई रेनल फैशिया। अब यहाँ बेटा आगे चले तो सबसे बाहर वाला रीजन जो आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास है कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स आउटर कन्वेक्स रीजन है। अब सर इस कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कॉर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जी। कॉर्टेक्स हमारे पास वो इलाका है, कॉर्टेक्स हमारे पास वो इलाका है, आपने जहन में रख लेना है कि कॉर्टेक्स हमारे पास वो इलाका है जहां पर आपको क्या मिलेंगे? व्हाट इज दिस? कॉर्टिकुलर। अगले लेक्चर में हमने नेफ्रॉन पढ़ना है तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स वो इलाका है जहां पर आपको कॉर्टिकुलर क्या मिलेंगे बेटा? व्हाट इज दिस? कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स मिलेंगे। बहुत क्रूशियल है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, बहुत डिटेल में जाकर देखना है, इसलिए अभी इस बात को नहीं छेड़ते। अब ये इलाका, ये वाला इलाका जी, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका जहां पर आपको रेनल पायरामिड्स नजर आ रहे हैं, गौर से आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है जहां पर आपको रेनल पायरामिड्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो इस इलाके को हम जो है वो रेनल मेडुला का नाम देते हैं। रेनल मेडुला है ये इलाका है जी, रेनल मेडुला। सर रेनल मेडुला में क्या होता है? तो आप सब लोग बड़ी आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। रेनल मेडुला वो इलाका है जहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहे हैं? ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेनल पायरामिड्स। रेनल पायरामिड्स पर बड़े बड़े एमसीक्यूज आते हैं। जैसे एक एमसीक्यू तो ये नंबर्स पर आता है कि एक इंसान में रेनल मेडुला कितने हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग में कमोबेश 8 रेनल मेडुला होते हैं, सॉरी रेनल पायरामिड्स होते हैं। अब मैं अगर रेनल पायरामिड्स को यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये आपको रेनल पायरामिड्स नजर आ रहे हैं जो रेनल मेडुला में मौजूद है। अब ये रेनल पायरामिड्स ना असल में जो नेफ्रॉन्स की अरेंजमेंट से ही बनते हैं। अब यहाँ पर जो क्रूशियल चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपको टिप नजर आ रही है रेनल मेडुला की, ये जो टिप है, टिप, इस पर एमसीक्यू आता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल मेडुला की इस टिप को हम नाम देते हैं रेनल पैपिला। सर ये रेनल पैपिला हमने कभी पढ़ा तो नहीं बेटा? इसका बड़ा आसान सा जवाब है, आपने पढ़ा हुआ है कि नेफ्रॉन में जो है वो बोमेन कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से फिर डीसीटी, डीसीटी से लोपोफेनले, सॉरी लोपोफेनले से डीसीटी, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से फिर लार्जर कलेक्टिंग डक्ट। तो वो जो लार्जर कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन है ना, उसको रेनल पैपिला कहते हैं। रेनल पैपिला फिर क्या हुआ? रेनल पैपिला वो इलाका हुआ जिसको हम लार्जर कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेनल पैपिला क्या है? सॉरी, रेनल पैपिला हमारे पास वो इलाका है जिसमें क्या मौजूद होते हैं? लार्जर, या ये वो जगह है जिसको हम क्या नाम देते हैं? लार्जर कलेक्टिंग डक्ट।
तो रेनल पैपुला को लार्जर कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर आकर यूरिन सारा ड्रेन हो जाता है और फिर ये जो लार्जर कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से फिर यूरिन बाहर को गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यहाँ से यूरिन बाहर को गिर के देख सकते हैं ये नालियाँ हैं रेनल पैपुला, यहाँ से यूरिन गिर के इस कैविटी में आ जाता है जो कि थर्ड पार्ट ऑफ द किडनी है, जिसको हम नाम देते हैं जी रेनल पेल्विस का। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? रेनल पेल्विस। तो यहाँ सिंपल से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि रेनल मेडुला इज द रीजन जहाँ पर रेनल पिरामिड्स हैं। रेनल पिरामिड्स 8 होते हैं। अगर रेनल पिरामिड्स को देखें तो रेनल पिरामिड्स की जो टिप्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं रेनल पैपिला, और रेनल पैपिला का दूसरा नाम लार्जर कलेक्टिंग डक्ट्स है। यहाँ पर सारा नेफ्रॉन्स और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आके इकट्ठा होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है किसमें बेटा? दैट इज द रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस एक कैविटी है जो हमारे पास किडनी के उस एंड पर है जिसको हम मीडियल एंड बोलते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। उसके बाद अगर हम आगे चलें और इस पर बात करें, थोड़ा सा इतना चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये रेनल पैपिला और अल्टीमेटली रेनल पिरामिड्स बनाए। अगर मैं यहाँ पर एक और रेनल पिरामिड ड्रा करूँ जैसे कि ये, अब दो रेनल पिरामिड्स के जो दरमियान स्पेस है ना, इस स्पेस को हम नाम देते हैं, दिस स्पेस इज नाउन एज अ रेनल कॉलम। ये जो स्पेस है ना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? दैट इज नाउन एज अ रेनल कॉलम। अब सर ये रेनल कॉलम क्या होती है? अब रेनल कॉलम वो जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स पास करती हैं। तो रेड रेड यहाँ बना देते हैं, रेड रेड यहाँ से ब्लड वेसल्स ने गुजरना होता है, तो इट इज़ द पैसेज फॉर द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर ये छोटी सी बात है, थोड़ा जहन में रखें, बाकी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। हम बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम में अभी किडनीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी बात, अब ये जो रीजन्स है ना, ये रीजन्स ये दो, ये तीन, और ये तीनों नालियाँ इस इलाके में ओपन हो रही हैं। अब इसी तरह ये इलाका है, इसी तरह ये इलाका है, फिर आगे जाकर ये बड़ा सा आपको इलाका नजर आएगा जो यहाँ मैं इतना डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता। अब आपने ना इसमें एक सीक्वेंस अपने जहन में बैठा लेना वो सीक्वेंस ये है, किडनीज में पता क्या होता है? सबसे पहले यूरिन कहाँ बनता है जी? हम सब जानते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन होती है जी द पार्ट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स में। अब नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ जाता है? नेफ्रॉन से यूरिन जाता है बेटा व्हाट इज दिस कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट सर, ठीक है जी सर, आपने बता दिया वहाँ यूरिन चला गया। सर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाता है? मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन रेनल पैपुला, जिसको लार्जर कलेक्टिंग क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज दिस? दैट इज नाउन एज द लार्जर कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा सर, लार्जर कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन चला गया रेनल पैपुला में। अब लार्जर कलेक्टिंग डक्ट यानी रेनल पैपुला से ये यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ हमारे पास गिरेगा और अल्टीमेटली ये यूरिन रेनल पेल्विस में गिर जाएगा? नहीं, ये यूरिन पहले गिरेगा कैलसिस में। तो पहले जहां पर गिरेगा ना, वो जगह हमारे पास कहलाती है जी माइनर कैलसिस, छोटी कैविटी है ना। तो अब ये भी बात याद रखनी है कि हमारे पास यूरिन जो है वो पहले कहाँ जा रहा है? यूरिन हमारे पास सर जा रहा है जी, हमारे पास पहले यूरिन जा रहा है जी कैलिसिस में। अब कौन से कैलिसिस में? यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया कि जो हमारे पास माइनर कैलिसिस हैं, कैविटी है, उसमें यूरिन रेनल पैपिला से जाएगा। उसके बाद सर हमारे पास यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिन पहले बड़ी कैविटीज़ में गिरेगा, स्मॉल कैविटीज से, जिसको बोलते हैं, जो बड़ी कैविटीज़ हैं उनको बोलते हैं मेजर कैलिसिस। और इस पे एमसीक्यू आया हुआ है कि मेजर कैलिसिस एक किडनी में कितने होते हैं? तो आपने जवाब देना है कि 2 to 3 मेजर कैलिसिस होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ और गौर करनी है, जहन में रखनी है, वो चीज़ ये है कि वो आपसे ये पूछ लेता है कि हमारे पास जो मेजर कैलिसिस है यहाँ से यूरिन कहाँ जाता है? तो आपने बताना है कि यहाँ से जो यूरिन जाता है वो जाता है जी रेनल पेल्विस में। कहाँ जाता है जी? रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस लार्जेस्ट हमारे पास कैविटी है किडनी के अंदर, जहाँ पर क्या जाएगा बेटा? व्हाट इज दिस? यूरिन जाएगा। अब ना एक मैं छोटा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूं। अब रेनल पेल्विस भी एक कैविटी में पड़ा हुआ है, जिस कैविटी को आप नाम देते हैं रेनल साइनस। क्या नाम देते हैं जी इस कैविटी को? रेनल साइनस। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखें मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रा कर देता हूँ समझाने के लिए। ये किडनी के अंदर एक कैविटी है, फिर आगे ऐसे व्हाटसोएवर किडनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ना आपने इस बात को समझना है, पीछे आप बीन शेप्ड किडनी बना लें भाई। अब आपने इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि ये किडनी में एक कैविटी है। अब ये कैविटी में ये निकल रहा है बाहर यूरेटर। अब ये किडनी से बाहर यूरेटर निकल रहा है, बात को समझने की कोशिश करनी है। ये किडनी से बाहर यूरेटर निकल रहा है। अब यूरेटर लीड कर रहा है एक कैविटी में।
अब ये जो कैविटी जिसमें यूरेटर लीड कर रहा है, ये कैविटी जो है दैट इज रेनल पेल्विस। अब खुद देखो कि ये रेनल पेल्विस अब इटसेल्फ किस में पड़ी हुई है जी, ये रेनल पेल्विस इटसेल्फ एक कैविटी के अंदर पड़ी हुई है। अब ये जो कैविटी है ये वाली, ये है जी रेनल साइनस, और ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है रेनल साइनस के अंदर, ये हमारे पास क्या है जी, दैट इज रेनल पेल्विस। अब बड़ी बात की समझ आई। तो अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज रेनल साइनस, तो रेनल साइनस असल में ये समझ लें, साइनस बोलते ही कैविटी को है जिसके अंदर छोटी कैविटी पड़ी हुई है रेनल पेल्विस। फिर रेनल पेल्विस आगे जाकर और छोटी कैविटीज में बट जाती है, मेजर कैलिसिस, फिर मेजर कैलिसिस और छोटी कैविटीज में, माइनर कैलिसिस में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा सर, ये जो रेनल साइनस है इसका क्या चक्कर है बेटा? देखो रेनल साइनस में रेनल पेल्विस कैविटी पड़ी है, लेकिन जो रेनल साइनस की ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग इसने रास्ता दिया रेनल पेल्विस की कैविटी से निकलने वाली नाली को। तो जो कुछ भी गुर्दे में दाखिल होगा, चाहे वो गुर्दे में आ रहा है, दाखिल हो रहा है, चाहे वो गुर्दे से निकल रहा है, वो रेनल साइनस की ओपनिंग के जरिए ही एंटर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रेनल साइनस बना दिया। अब इस रेनल साइनस की अगर मैं बात करूं, अब इस रेनल साइनस की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखना है कि सर आपने रेनल साइनस ड्रा कर दिया। अब ये रेनल साइनस है, इसकी ओपनिंग है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ब्लड वेसल एंटर होनी है, वो ब्लड वेसल एंटर किससे होगी? गुर्दे में, रेनल साइनस से। किसी ब्लड जो है वो ब्लड वेसल ने लीव करना है, जैसे कि वेन ने, तो वो लीव भी किससे करेगी? व्हाट इज दिस? फ्रॉम द रेनल साइनस। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर यूरेटर ने लीव करना है, तो वो भी किससे करेगा? रेनल साइनस से। मैं अगर कहता हूँ यहाँ पर किसी नर्व ने आना है, तो ये भी किससे एंटर होगी? रेनल साइनस। तो रेनल साइनस यहाँ पर बना लेते हैं जी, यहाँ लिख लेते हैं रेनल साइनस। अब रेनल साइनस की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है? एंट्री, और ये प्रोवाइड करता है व्हाट इज दिस? एग्जिट। अब सर एंट्री किस चीज की? अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पर एंट्री दो चीजों की होगी। पहली चीज जो यहाँ पर एंटर कर रही होगी वो हमारे पास रेनल आर्टरी, बोल के लिख रहा हूँ, रेनल आर्टरी। दूसरी चीज यहाँ पर जो एंटर करेगी बेटा, वो हमारे पास है नर्व्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बात करें कि सर एग्जिट क्या करता है, तो एग्जिट के लिए भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो चीज़ एग्जिट करती है उसमें हमारे पास पहले नंबर पर आ जाता है जी, व्हाट इज दिस? कि रेनल वेन। रेनल वेन यहाँ से एग्जिट करती है जी। और सर यहाँ से क्या एग्जिट करता है? आप लिख सकते हैं जी, यहाँ से यूरेटर एग्जिट करता है। कहाँ से बेटा? रेनल साइनस से। तो ये छोटी छोटी बातें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, इनको अच्छे से याद रखना है। जैसे ये देखें, ये आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास रेड रेड है, ये रेनल आर्टरी है। ये हमारे पास आपको जो रीजन नज़र आ रहा है थोड़ा ब्लूइश है, ये रेनल वेन है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास यूरेटर है। तो आगे जाकर बेटा यूरेटर पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी किडनी की बात थी। उसके बाद बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे जाकर इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमारे पास बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम में फंक्शंस ऑफ किडनी आ गए जी। फंक्शंस ऑफ किडनी। अब अगर मैं फंक्शन ऑफ किडनी की बात करूं, तो बेटा जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है किडनी। किडनी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को, मतलब कोई ऐसी चीज जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उस नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज से किडनी क्या बनाना शुरू कर देता है फास्टिंग में? ग्लूकोज। और ये काम किडनी में नेफ्रॉन में होता है। अगर कोई पूछे नेफ्रॉन में कहाँ पर होता है, तो नेफ्रॉन की पीसीटी में। पीसीटी क्या करते हैं? व्हेनेवर यू आर इन फास्टिंग कंडीशन, आप में ग्लूकोज कम है, यू नीड एनर्जी, तो पीसीटी क्या करते हैं? फिल्ट्रेट में जो चीजें आई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पीसीटी क्या करते हैं कि अगर वहां पर ग्लिसरॉल है, तो दे स्टार्ट्स टू कन्वर्ट दिस ग्लिसरॉल इनटू द ग्लूकोज, जिससे आपकी बॉडी की ग्लूकोज की नीड क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, और अल्टीमेटली आप अच्छे से अपनी एनर्जी की नीड को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बेटा विटामिन डी की एक्टिवेशन, बिल्कुल विटामिन डी की एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास किडनी। और विटामिन डी की अगर मैं एक्टिवेशन की बात करूँ ना, तो सिंपल यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐड होता है। यहाँ पर एक क्रूशियल स्टेप होता है विटामिन डी की एक्टिवेशन का, और वो हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। या आप ये समझ लें कि जो हमारे पास विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है, उसमें 25th पोजीशन पर
हाइड्रोक्सिल मौजूद होता है। तो यहाँ पर किडनी में क्या होता है, 25th पोजीशन के साथ साथ इस विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए पोजीशन नंबर 1 पर भी क्या ऐड कर देता है, एक हाइड्रोक्सिल, मतलब 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी को 125 डाई हाइड्रोक्सिल विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि विटामिन डी की अगर मैं एक्टिवेशन की बात करूँ तो गुर्दे क्या करते हैं जी, गुर्दों में जो हमारे पास 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी होता है, गुर्दे क्या करते हैं, इस 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी को 125 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी में कन्वर्ट करके एक्टिव कर देते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो एंजाइम आप जहन में रख सकते हैं, अल्फा अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज यहाँ पर एंजाइम यूज होता है ऐसा काम करने के लिए। तो बेटा ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको वो कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी, भैया आपको सारे आते होंगे तो आप इनकरेक्ट वाला सिलेक्ट कर सकोगे ना। बाबू कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ किडनी, भैया आपको सारे आते होंगे तो आप फंक्शन ऑफ किडनी अच्छे से सिलेक्ट कर सकोगे ना। उसके बाद बेटा हमारे पास अगर किडनी की बात करें तो इसका एक और बड़ा क्रूशियल फंक्शन है, वो ये है कि किडनी जो है हमारे पास ये मेंटेन करती है वाटर और किसको बेटा, व्हाट इज दिस सॉल्ट्स को। सर ये यहाँ कहाँ पर किडनी करती है, क्योंकि देखिए बेटा किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस यूरिन फॉर्मेशन का एक बेहतरीन स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो ज़ाया होते हैं वो वापस आ जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर के लॉस हुआ होता है वो वापस आ जाता है। जैसे आपने लॉ ऑफ हेनले में सोडियम और क्लोराइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन की बात की, तो ये सारा कुछ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हो रहा था। फिर सबसे क्रूशियल चीज़, हमारे जो किडनीज होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को, आपकी बॉडी से वेस्ट मेटाबोलाइट्स को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, इसको अगर आप बात करें तो इसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रास, इसको क्या बोलते हैं। तो किडनी रास मैकेनिज्म के जरिए क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को गुर्दे क्या कर रहे होते हैं जी, मेंटेन कर रहे होते हैं। किसको मेंटेन कर रहे होते हैं जी, गुर्दे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। किस मैकेनिज्म के जरिए, रास। अब ये रास मैकेनिज्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या है, यहाँ पर ना अपनी इन चीज़ों को थोड़ा देखना। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई या किसी साल्ट की कंसंट्रेशन कम हुई तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। इस ब्लड प्रेशर ड्रॉप का मैसेज जाएगा किडनी में खास किस्म के सेल्स को जिसको नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा। अब ये मैसेज किसको जाएगा जी, मैक्यूला डेंसा के सेल्स को। बात को गौर से समझना है वरना भागने यहाँ से। तो वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है जिसका मैसेज मैक्यूला डेंसा के सेल्स को गया। अब मैक्यूला डेंसा के सेल्स को सर क्या मैसेज गया, ब्लड प्रेशर कम का। मैक्यूला डेंसा के सेल्स ने क्या करना है जी, मैक्यूला डेंसा के सेल्स ने सिंपली सिंपली हमारे पास क्या करना है, इन्होंने रास मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देना। मैक्यूला डेंसा के सेल्स किडनी से क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, एक हार्मोन दैट इज नोन एज द रेनिन। अब रेनिन जब प्रोड्यूस होगा तो ये रेनिन जल्दी से जल्दी एंजियोटेंसिन को एक्टिव करेगा। अब एंजियोटेंसिन को एक्टिव करने का मतलब ये है कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। अब जैसे ये एंजियोटेंसिन बन गया, ये एंजियोटेंसिन भागा भागा जाएगा हमारे पास किडनी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये सीधा आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से नेफ्रॉन के पास और नेफ्रॉन पर एक्ट करेगा लॉप ऑफ हेनले पर और लॉप ऑफ हेनले में स्टार्ट करवा देगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। और जैसे ही काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, आप में से बहुत से बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म जैसे ही स्टार्ट होगा इसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा, व्हाट इज दिस, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और जितना रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी उतना आपकी बॉडी में वाटर और साल्ट्स बैलेंस होंगे और आपका जो ब्लड प्रेशर वाला पर्सपेक्टिव है वो ओके हो जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा जी, मेंटेन हो जाएगा जी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसके साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किडनी जो है इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो हमारे पास कैसे इन्वॉल्व होते हैं, खुद प्रोड्यूस नहीं करते। किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो, अभी मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ, पता नहीं ये आपको विजिबल रहे या नहीं। ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस को थोड़ा बूस्ट कर देता है, इनहांस कर देता है। उसके बाद आगे चलते हैं जी हमारे पास कंपोनेंट्स में। तो कंपोनेंट्स में लास्ट में हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज
द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब मैं यूरेटर की बात करूँ ना ये वो पाइप्स हैं, यूरेटर का भी एक पेयर होता है, ईच किडनी से यूरेटर निकलता है। अब ये वो पाइप हैं जो यूरिन को रेनल पेल्विस से लेकर आते हैं, रेनल पेल्विस से यूरेटर इस यूरिन को लेते हैं और यूरेटर इस यूरिन को लेकर किसको दे देते हैं जी, यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर को इन्होंने ये यूरिन दे दिया। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जैसे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस होती है, यूरिन इसी तरह रेनल पेल्विस से पेरिस्टालसिस के जरिए इसको लेकर आता है टू द ब्लैडर। और एक यूरेटर की जो लेंथ होती है दैट इज अप टू 25 सेंटीमीटर। और यूरेथर में भाई कोई स्फिंक्टर नहीं होता, यूरेटर में कोई स्फिंक्टर नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूसली चीजें पास होकर ब्लैडर में आती जाती हैं। अब जब यूरिन ब्लैडर में पहुंच गई तो मस्कुलर बैग है भाई, मस्कुलर बैग क्या करता है, व्हाट इज दिस, मस्कुलर बैग है तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट करके ही यूरिन को यूरेथ्रा में भेज के पास कराना है। लेकिन तब जब अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अल्टीमेटली इसमें अच्छा खासा यूरिन होगा, जब रिफ्लेक्स आएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट मसल्स। मतलब ये अपने आप को फैला भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी यूरिन को कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ 500 ml। और कई बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि यूरिन को कमोबेश 1 लीटर तक भी क्या कर लेता है जी, स्टोर कर लेता है। अब आगे चलते हैं, लास्ट में हमारे पास आ गया जी यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा की अगर बात करें तो यूरेथ्रा में कमोबेश 2 स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। अब यूरेथ्रा में ये जो 2 स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं ना, इनकी अगर मैं एक्यूरेट पोजीशन की बात करूं तो एक स्फिंक्टर अंदर की जानिब और एक बाहर की जानिब। अभी जो अंदर की जानिब स्फिंक्टर होता है ना, इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं इंटरनल यूरेथ्रल, मुझे लगता है कलर चेंज करना पड़ेगा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बाहर की जानिब होता है इसको हम नाम देते हैं, व्हाट इज दिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब बेटा ये चीजें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट बोलते हैं जो अभी पैदा हुआ बच्चा ही होता है। इन्फेंट्स की बात करें ना, उनका नर्वस सिस्टम प्लस उनके मसल जो है उनकी डेवलपमेंट थोड़ी पुअर होती है। इसलिए दो चीजें उनमें होती हैं, ना तो वो अपने मसल्स के जरिए यूरिन को रोक सकते हैं, ना वो इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई आपका मसल स्ट्रॉन्ग है तो यूरिन रोक जाएगा खुद ही। अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने नर्वस सिस्टम के जरिए स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को रोक सकते हैं। लेकिन दोनों चीजें नहीं ठीक, आप मसल्स की तरफ से भी डेवलपमेंट का, नर्वस सिस्टम में भी, तो इसलिए उनमें थोड़ा ये जो यूरिन है वो रुकता नहीं, पास होता रहता, मतलब वो पास कर देते हैं, वो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एडल्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, आपका यही नर्वस सिस्टम और आपकी जो मसल्स हैं ये दे स्टार्ट्स टू डेवलप। अब जब ये डेवलप हो जाते हैं ना तो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो ये स्फिंक्टर्स बड़े सख्त हो जाते हैं और दूसरा ये होता है कि इन सख्त स्फिंक्टर्स के ऊपर आप अपने नर्वस सिस्टम के जरिए अच्छा खासा क्या कर सकते हैं जी, व्हाट इज दिस, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यूरिन आने के रिफ्लेक्स को आप किसी हद तक क्या कर सकते हैं जी, रोक सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें आपने यहाँ पर अपने जहन में याद रखनी है। और एक चीज ये याद रखनी है, जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स है इसके बारे में आपने ये बात याद रखनी है, ये इनवॉलंटरी है, ये किसी भी एक्सटेंट में हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास जी वोलेंट्री है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर हमारे पास क्या हुआ जी, वोलेंट्री। क्लियर होगी बात। और इस नाली की अगर मैं बात करूं तो ये जो नाली है हमारे पास, अगर मैं इस नाली की बात करूं तो ये इसके जरिए यूरिन लीव्स करता है हमारी बॉडी को। और मेल में इसको यूरिनो जेनिटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि मेल में इसके जरिए यूरिन भी पास होता है और स्पर्म्स भी पास होते हैं, और फीमेल में इसको यूरिनरी डक्ट ही बोलते हैं। और अल्टीमेटली बात करें तो इसकी फीमेल में लेंथ 1.5 इंचेस होती है और 8 इंचेस जो लेंथ होती है वो मेल में होते हैं। अब फीमेल में इसकी लेंथ कम होने की वजह से फीमेल्स में यूरेथ्रा के या यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। अब ये कैसे, इंशाल्लाह इसको हम अपने अगले लेक्चर में डील करेंगे, और साथ साथ हम कल या अल्टीमेटली अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, कीप शाइनिंग।